सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड के विषय में, समझेंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं, इस समय ये क्यों चर्चा में बने हुए हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे तुर्की की एक योजना यह है कि वह जम्मू कश्मीर में किराए के लड़ाकों को भेजेगा और यह किराए के लड़ाके जो है कि पाकिस्तान की सेना का मदद कर सकेंगे। तो समझेंगे कि किराए के लड़ाके क्या होते हैं, तुर्की ऐसा क्यों करना चाहता है, उसकी योजना क्या है और पाकिस्तान कैसे इसका लाभ उठाना चाहता है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड के विषय में। सबसे पहले आप बॉन्ड को समझिए कि बॉन्ड क्या है। अब हम कहते हैं कि आपके पास 100 रुपए है और आप इस 100 रुपए को कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं उधार कि आप ऐसा करो, मुझसे 100 रुपए ले लो, एक साल बाद दे देना 110 रुपए 115 रुपए। तो कोई अगर आपसे ऐसे उधार मांगता है तो आप उधार दे सकते हैं। दूसरा विकल्प एक ये भी है आपके पास कि आप क्या करें, 100 रुपए का कोई शेयर खरीद लें शेयर मार्केट से। अगर आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वह जो शेयर आपने खरीदा है, एक दो जो भी मिल पाया आपको, उस शेयर का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो आपको लाभ होगा, अगर कम जाए, अगर उसका जो कंपनी है वो घाटे में जाएगी, शेयर का प्राइस उसका कम होगा, तो आपको क्या होगा, एक साल बाद घाटा होगा। तीसरा विकल्प यह है कि आप क्या करिए, बॉन्ड खरीद लीजिए। बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे कंपनी है या कोई सरकार है, वह कहती हैं कि हमें एक साल के लिए पैसा चाहिए, तो आप कहते हैं कि ठीक, हम पैसा दे देंगे। वह कहते हैं लेकिन हम इस पर जो ब्याज देंगे वह फिक्स रहेगा, आपको घाटा नहीं होगा। पूछेंगे कैसे, तो दरअसल क्या होता है कि बॉन्ड एक पेपर होता है, उसको जारी किया जाता है और जारी करते समय यह बता दिया जाता है कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको इतना प्रतिशत निश्चित क्या होगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मान लेते हैं आपके पास जो 100 रुपए था, आपने 100 रुपए का एक बॉन्ड खरीद लिया और उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 10%, तो एक साल बाद आपको क्या मिलेगा, 110 रुपए मिलेगा और ये फिक्स है, अर्थात वो कंपनी डूबती है या किसी रूप में जाती है, आपको 110 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने पैसा लगाया वह सुरक्षित भी है और आपको उस पर जो है कि लाभ प्राप्त होगा ही। तो अब थोड़ा सा बॉन्ड को आपने समझ लिया है, इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड एक निश्चित आय प्राप्त करने का निवेश होता है। जैसा कि हमने बताया कि आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लीजिए और उस पर 10% ब्याज अगर मिल रहा है तो आपको क्या हो गया, इस पर जो आय है वह निश्चित है। इसमें निवेशक किसी कंपनी या सरकार को निश्चित समय के लिए ऋण देता है, अर्थात जैसे कंपनी ने आपसे कहा कि हम 100 रुपए का बॉन्ड जो है कि बेच रहे हैं, आप खरीद लीजिए, आपने खरीद लिया, आपको एक साल बाद 110 रुपए मिले। तो ठीक इसी तरह से कोई कंपनी हो सकती है बॉन्ड जारी करने वाली, कोई सरकार हो सकती है और सरकार की कोई संस्था भी हो सकती है। लेकिन जब भी यह बॉन्ड जारी होंगे तो इन बॉन्ड के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्याज दर निश्चित होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज जो है कि ब्याज दर कुछ और है, अगली बार कुछ और होगी, मतलब एक महीने बाद उसमें चेंज नहीं हो सकता। ब्याज दर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो यह निवेश का वह रूप है जिसमें व्यक्ति पैसा लगाता है और निश्चित समय के बाद एक फिक्स अमाउंट, जैसे 100 रुपए आपने लगाया तो निश्चित समय के बाद आपको क्या मिलेगा, अगर 10% ब्याज है तो 110 रुपए आपको मिल जाएगा। और यही क्या है, बॉन्ड है। इसको हिंदी में हम प्रतिभूति या फिर ऋण पत्र के रूप में कहते हैं, अर्थात पत्र है जो कि ऋण के रूप में है, अर्थात आपने किसी को ऋण दिया और उसने क्या किया, आपको एक पत्र दे दिया और उस पर क्या होगा, आपको फिक्स जो है कि एक अमाउंट प्राप्त होगा। जब कोई निजी कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो इसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिटर्न होता है, अर्थात जो लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है वह ज्यादा होती है, लेकिन क्या होता है, इसमें रिस्क भी ज्यादा। कंपनी अगर ठीक ठाक चल गई तो क्या होगा, आपको पैसा तो मिलेगा है और ज्यादा ब्याज भी मिलेगा। लेकिन सोचिए अगर कंपनी जो है कि विजय माल्या की हुई तो
तो क्या हुआ, आपकी कंपनी तो डूब गई, तो उससे जो मिलने वाला पैसा वो भी क्या हो गया, डूब गया। तो इस तरह से क्या होता है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड की तुलना में, इस पर क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में अधिक आपको लाभ मिलता है, अधिक ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आपको चाहिए कि रिस्क कम हो और थोड़ा सा इंटरेस्ट अर्थात ब्याज भी सही मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सरकार के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को खरीदना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। सरकार को जब पैसे की आवश्यकता होती है और वह समझती है कि लोगों से पैसा ऋण के रूप में लेना चाहिए, तो बॉन्ड जारी करती है, और इसी को हम बोलते हैं सरकारी बॉन्ड, या फिर इसी को ट्रेजरी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और यह जो बॉन्ड होता है, इस पर ब्याज तो आपको कम मिलता है, अर्थात प्रॉफिट तो कम होता है, लेकिन आपका पैसा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और सुरक्षित इसलिए है क्योंकि सरकार तो आपका पैसा वापस करेगी, इसमें सरकार का भरोसा क्या है, निहित है, और इसी के कारण इसे जोखिम मुक्त बॉन्ड कहा जाता है। मुक्त मतलब जोखिम से क्या है, ये मुक्त है, आपने पैसा लगाया तो आपको पैसा मिलेगा। बॉन्ड का एक तीसरा प्रकार है जिसका नाम है म्यूनिसिपल बॉन्ड। यह बॉन्ड स्थानीय क्षेत्र की सरकार या उन्हीं की किसी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाए। जैसे आपने सुना होगा नगर निगम, तो जो बड़े बड़े नगर निगम हैं, जब वह अपना बॉन्ड जारी करते हैं पैसा प्राप्त करने के लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। यह बॉन्ड भी निवेश के सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि ये भी तो क्या है, नगर निगम भी एक प्रकार की जो है कि जो आपने सुना होगा थर्ड स्टेज की जो सरकार है उसका क्या है, एक हिस्सा है। आपने नगर निगम और पंचायतों के विषय में सुना होगा, इनके संवैधानिक व्यवस्था के प्रावधानों के विषय में पढ़ा होगा, तो उसी के तहत ये भी तो क्या है, एक प्रकार की सरकार है, तो इसमें भी आपको प्रॉफिट आपको अच्छा मिलता है, और रिस्क जो है कि इसमें भी आपका क्या होता है, कम होता है। म्युनिसिपल बॉन्ड भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी लोकप्रिय हैं। इसी के कारण जो मूडीज का आपने नाम सुना होगा, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसने कहा है कि ये जो म्युनिसिपल बॉन्ड होते हैं ये स्थानीय निकायों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और उनकी अर्थात जो स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्त तक पहुंच को सरल बनाते हैं, और साथ ही साथ इस पर जो निवेशक होते हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त होता है, अर्थात दोनों लोगों का इसमें क्या होता है, फायदा होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी ने वर्ष 2015 में इस तरह के बॉन्ड को जारी करने से जुड़े नियमों को सामने रखा, और सामने इसलिए रखना पड़ा क्योंकि पहले क्या होते थे कि इसमें जो जग नगर निगम है वो पैसा तो प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अपने जो डिटेल्स है उसको सार्वजनिक नहीं करते थे। सेबी ने समय समय पर म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए कई सकारात्मक पहल की, जैसे सेबी ने कहा है कि ऐसे जो है कि विकास निकाय, अर्थात विकास निकाय का मतलब ऐसे डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन्हें संविधान के तहत नागरिक निकाय के तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है, उन्हें भी म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए कोष जुटाने की योग्य बताया गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में, एक तो हुआ नगर निगम, लेकिन नगर निगम जैसा ही कोई कार्य करता है, कोई और संस्था है, तो भी वो क्या कर सकता है कि वह इस प्रकार से म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से क्या करता है, पैसा एकत्रित कर सकता है। और इसको हम सरल करते हैं, मान लेते हैं आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो वहाँ पर पानी की सप्लाई के लिए, या फिर वहाँ पर सफाई के लिए, या फिर वहाँ पर जो है कि ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए कुछ प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। उसके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से लाए, तो वो भी क्या कर सकता है, म्युनिसिपल बॉन्ड से क्या कर सकता है, पैसा ले सकता है। हालांकि वह एनजीओ जो संस्था होगा उसको सेबी के नियमों का क्या करना होगा, पालन करना होगा। अब हाल ही में क्या हुआ है, लखनऊ नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। सूचीबद्ध करने का मतलब है कि यह बॉन्ड यहाँ पर जो है कि जारी कर दिए गए हैं, लिस्टेड। अब इनमें आप क्या कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। आपको पता है कि जब कोई चीज इस पर लिस्टेड हो जाती है तो वह सार्वजनिक तौर पर खरीद और बिक्री के लिए अवेलेबल होती है। लखनऊ नगर निगम ऐसा करने वाला 9वां शहर बन गया है जिसने क्या किया है, म्युनिसिपल बॉन्ड को जो है कि जारी करके पैसे प्राप्त किए। और इन्होंने कितना पैसा प्राप्त करने के लिए जो है कि इसको लिस्टेड किया है, 200 करोड़ रुपए। इन 9 शहरों द्वारा लगभग 3600 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो है कि बॉन्ड के माध्यम से पैसे प्राप्त किए गए हैं। कितने, लगभग अभी तक 3600 करोड़।
इसमें सर्वाधिक जो फंड प्राप्त हुआ है 2000 करोड़ रुपए का, वह अमरावती नगर निगम को प्राप्त हुआ। इसके बाद पुणे को 495 करोड़, अहमदाबाद, हैदराबाद, सूरत और साथ ही साथ इसमें लखनऊ भी अब जोड़ लेंगे तो 200 करोड़ रुपए इनको प्राप्त हुए। भोपाल ने 175 करोड़ रुपए इससे प्राप्त किए, इंदौर ने 140 करोड़ रुपए और विशाखापत्तनम ने 80 करोड़ रुपए इनसे प्राप्त किए। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड को जो है कि बीएससी बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर 13 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था। ये देखिए, जो बीएससी है ना, अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर कई प्लेटफॉर्म है। आपने सुना होगा वहां पे शेयर मार्केट की बिक्री होती है, वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। ठीक इसी तरह से बॉन्ड का भी एक प्लेटफॉर्म है, इसको बोला जाता है बीएससी बॉन्ड प्लेटफॉर्म। इस पर पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसको बीएसई पर लिस्टेड कर दिया गया है। और जब इसकी लिस्टिंग की गई तो यह कहा गया कि इसकी जो डिमांड होगी काफ़ी ज़्यादा होगी। कारण यह है कि चूंकि ये म्यूनिसिपल बॉन्ड है, और ऐसा हुआ भी, लगभग इसकी जो मांग थी वह क्या थी, 4.5 गुना ज़्यादा थी। अर्थात बॉन्ड एक था, लेकिन खरीदने वाले जो लोग थे वह 4.5 गुना थे। आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी डिमांड क्यों है, क्यों लोगों को लगा पैसा इसमें लगाएंगे तो लाभ तो क्या होगा, मिलेगा। इसमें जो कूपन रेट रखी गई है वह 8.5% रखी। ये कूपन रेट का मतलब क्या होता है कि वह इंटरेस्ट रेट, जिस रेट के बाद जब इसका मेच्योरिटी पीरियड होगा, अर्थात मान लेते हैं कि आपको एक बॉन्ड आपने जो खरीदा था 100 रुपए का स्टार्टिंग में, उस पर कहा गया था 10%। अब हम कह रहे हैं नहीं, उस पर 8.5% आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो 8.5% पर आपने मुझे पैसा 100 रुपए दिया, बॉन्ड खरीदा, वही क्या है, कूपन रेट। तो इसमें कितना रखा गया इंटरेस्ट रेट को, अगर हम समझें तो 8.5%। तो जो इंटरेस्ट रेट है उसी को समानता हम कूपन रेट बोल देते हैं। और इसका जो समय काल रखा गया है वो 10 साल के लिए जारी किया गया है, अर्थात 10 साल बाद आप पूरा पैसा इससे आप ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट है, वह 8.5% जो है कि 1 साल के लिए। सोचिए अगर 10 साल तक आप पैसा रखते हैं तो आपको कितना ज्यादा पैसा इसमें मिलेगा। लिस्टिंग के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि अगले 3 से 6 माह में आगरा, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज द्वारा भी इसी प्रकार के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। म्यूनिसिपल बॉन्ड को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम अमृत के नाम से जानते हैं, अमृत मिशन के माध्यम से इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब शब्द ध्यान दीजिए, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात जो शहरी क्षेत्र है उनका आपको क्या करना है, कायाकल्प। इसके लिए क्या होगा, पैसों की जरूरत होगी, और पैसों को आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार के बॉन्ड को जारी करके कर सकते हैं। इसी के कारण इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मिशन के तहत नगर निगम अपनी वित्तीय आवश्यकता, किसका, अमृत जो मिशन के तहत नगर निगम क्या कर सकते हैं, अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति इस प्रकार के बॉन्ड से कर सकते हैं। भारत में पहली बार 1997 में स्थानीय निकाय ने जो है कि इस प्रकार के जो है कि बॉन्ड जारी किए थे। आपको पता है 1992 हमने क्या किया था, जो कि जो नगर निगम निकाय हैं इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी, और उसके 5 साल बाद जो है कि पहली बार ये जारी किए थे। प्रारंभ में बेंगलुरु, अहमदाबाद और नासिक नगर निगम ने 1997 से 2000 के बीच ऐसे बॉन्ड जारी किए थे, लेकिन उन्हें बहुत लोकप्रियता नहीं मिली। लेकिन वर्ष 2015 में जब सेबी ने इससे संबंधित नियमों को सामने रखा, उसके बाद से इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ती चली गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकारों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से यह जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्थानीय निकाय क्या करते हैं, अपनी बजटीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राजस्व जुटा पाते हैं। भारत में इसके सफल होने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत सरकार यहाँ पर क्या करती है कि वो कहती है कि अगर आप इसमें जो पैसा लगाते हैं वह सरकार के कुछ प्रावधानों के अनुसार है, तो आपको टैक्स में लगने वाला छूट मिलेगा, अर्थात आपको टैक्स पे नहीं करना हो। साथ ही जो प्रॉफिट होगा, जो हमने कहा कि आपको 8%, 10% सालाना जो भी ब्याज मिलेगी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो स्वाभाविक है, जब आपको टैक्स में भी छूट मिल रही है इसमें लगाए गए पैसे से, और जो उससे लाभ होगा उसको भी टैक्स फ्री रखा गया है, तो इसकी जो बढ़ने की संभावना काफी अच्छी है।
भारत में नगर निकायों की वित्तीय स्थिति कमजोर है, जिसके माध्यम से अर्थात यह जो म्युनिसिपल बॉन्ड है इसके माध्यम से इसको सुधारा जा सकता है। हालांकि अभी जो नगर निकाय हैं कई प्रकार की अनियमितताओं, जैसे समय पर फाइलिंग नहीं करते हैं, अपने डेटा रिलीज नहीं करते हैं, यहाँ पर जो है कि पारदर्शिता कम है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है। ऐसे मुद्दों को अगर ये समाधान कर लेते हैं तो आने वाले समय में जो म्युनिसिपल बॉन्ड है वो भारत में काफ़ी हिट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर में किराए के लड़ाके भेजने के संदर्भ में तुर्की की योजना। सबसे पहले एक शब्द समझिए और वह है किराए के लड़ाके। तो जब किराए के लड़ाके हम शब्द यूज करते हैं तो इसकी जो इंग्लिश होती है वह होती है मर्सिनरी। मर्सनरी क्या होते हैं? स्वैच्छिक लड़ाके होते हैं। मान लेते हैं हम भारत का एग्जाम्पल नहीं ले सकते यहाँ पर, मान लेते हैं हम बात करते हैं जो है कि सीरिया और टर्की की बात करते हैं। वहाँ पर कुछ लोग हैं, 10-5 लोग हैं और उनको लगा कि हम क्या करें, उनको लगा हम कुछ तो नहीं कर सकते, तो किसी ने कहा ऐसा करो कि एक लोग गन पकड़ो और जो कि जाके क्या करो, हमारे यहाँ इस काम में काम आ जाओ। और वो व्यक्ति गन लेकर जैसे चौकीदारी करता है ऐसे चौकीदार, फिर उसको लगा कि नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, वह क्या हैगा कि अब हम क्या करो कि हमें कहीं अगर ऐसे मिशन पे भेजो जहां पर हमको ज्यादा पैसा मिले। तो वह क्या होगा, सरकार अगर किसी सरकार के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं कि सरकार ये कहती है कि ठीक है हमें वहां पर दूसरे क्षेत्र में क्या करना है, अलगाववाद बढ़वाना है, तो तुम क्या करो कि जाओ और उनकी तरफ से लड़ो, किसी गुट के संदर्भ में उसने कह दिया। तो वह स्वैच्छिक लड़ाका क्या होगा, कहेगा ठीक है हमें हथियार दे दो, फिर कहेगा हमें पैसा दो, और जब उसको पैसा मिल जाएगा तो कहेगा ठीक है हम लड़ेंगे। अब उसको मतलब नहीं है कि को किसके लिए लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, उसको तो चूंकि पैसा दिया गया लड़ रहा है। ऐसे ही लड़ाकों को बोला जाता है स्वैच्छिक लड़ाके। तो आप यह जो वेस्टर्न में अगर आप देखेंगे तो जो गल्फ कंट्री वाले क्षेत्र है, जैसे कि आपने इस्लामिक स्टेट के संदर्भ में भी सुना होगा, तो इस्लामिक स्टेट में भी क्या हुए थे, ये स्वैच्छिक लड़ाके ही तो जाके पूरा इकट्ठा हुए थे, हर देश से कुछ कुछ लोग गए और इन्होंने क्या किया, अपना एक गुट बनाया। तो ये जो स्वैच्छिक लड़ाके होते हैं यही क्या होते हैं, मर्सनरी कहलाते हैं, स्वैच्छिक लड़ाके। और ये क्या करते हैं, पैसे के लिए लड़ते हैं। अब पैसे के लिए जब लड़ रहे हैं तो इन्हें बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो दरअसल तुर्की इनका लंबे समय से प्रयोग करता आ रहा है, और तुर्की ने कहा है कि मतलब मीडिया की न्यूज में है कि वह क्या करेगा, जम्मू कश्मीर में ऐसा करे। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। मर्सिनरी स्वैच्छिक लड़ाके होते हैं जो अपने लाभ, खासकर धन के लिए किसी गुट, संगठन या सरकार की तरफ से लड़ते हैं। इस तरह किसी भी सेना के आधिकारिक भाग नहीं होते, अर्थात किसी भी सेना के साथ, जैसे हमारे यहाँ सेनाएं हैं ऐसे ही हर देश की सेनाएं होती हैं, तो ये किसी भी सेना के आधिकारिक भाग नहीं होते, और ना ही इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैनिक कानूनों से कुछ लेना देना होता है। इनका उद्देश्य क्या था, इनको चाहिए था पैसा, और इनको जो पैसा दिया उसकी तरफ से जाके ये लड़ने लगे। ऐसे लड़ाकों को कहते हैं स्वैच्छिक लड़ाक। ये सेना से अलग ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां सेना को नहीं भेजा, जैसे किसी स्थान पर विद्रोह करवाने के लिए। एक देश की सरकार को दूसरे देश में अशांति उत्पन्न करनी है तो क्या करे कि इनको भेज दो, जाओ कहे कि ऐसा कुछ कर देना, उससे अशांति उत्पन्न होगी। या कहीं विद्रोह चल रहा है, उस विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि तुर्की करता आया, तो इनका जो है कि विद्रोह को बढ़ाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, अर्थात मान लेते हैं कई जगह ये देखा गया है कि जो है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो जब मांग कर रहे हैं तो वहां पर सेना के माध्यम से अगर उनको रोका जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी कि सेना ऐसा करे। तो क्या करते हैं, कई बार सरकारें इनका प्रयोग करती हैं कि जाओ इनका सफाया कर दो। ये चीजें होती हैं। तो ये भी क्या है, इनको कोई मतलब नहीं था कौन था, इनको पैसा मिला। और तो जैसे आतंकवादी होते हैं, जैसे जो गैंगस्टर होते हैं, जो जैसे आपने सुना होगा एक तरह का जो फिल्मी शब्द होता है सुपारी किलर शायद बोलते हैं, है ना, कि जो लोग पैसा लेकर क्या करते हैं, जान से मारते हैं, ऐसे ही एक काम कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, अर्थात ये सेना का पूरा इनको प्रशिक्षण तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इतना प्रशिक्षण इनके पास होता है कि ये क्या कर सकें, अच्छे से लड़ सकें। तो ये क्या करते हैं, कई कार्यों में इनका प्रयोग होता है। क्योंकि ये सेना के भाग नहीं है, इसलिए अगर इन्हें कहीं पकड़ लिया जाता है तो इनको सेना की तरफ से ना तो सपोर्ट प्राप्त होता है, ना सरकार इनको बचाने का प्रयास करती है। इसलिए बहुत किफायती तरीके से लड़ते हैं, क्योंकि यह इनका क्या है, एक प्रकार का प्रोफेशन। ये सेना के भाग नहीं होते, इसलिए इन्हें भाड़े के लड़ाके या आतंकी सिपाही भी कहा जाता है, और कई बार इन्हें आतंकी गुट भी कहा जाता है।
इन्हें किसी भी देश की सेना या सुरक्षा एजेंसी द्वारा जब पकड़ लिया जाएगा तो इनको जो कानून बनाए गए हैं, कौन से कानून, जैसे आपने सुना होगा एक कन्वेंशन जिसका नाम है जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि यदि आप किसी देश के सैनिक को पकड़ भी लेते हैं, उस पर कोई आरोप भी है, तो भी आप क्या करेंगे, उसके लिए एक जो है कि नियम है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनको आप पालन करें। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। तो क्या होता है, कई बार सरकारों को लगता है कि हमने तो इनको पैसे दे दिए, अब ये जो भी कुछ भी करें, मरें उरें कहीं जाके, हमें कोई मतलब नहीं। तो कई बार सरकारें अपने ऊपर कोई बात ना आए तो ऐसे लोगों का प्रयोग वह करती आई। हाल ही में देखा आपने आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर विवाद हो रहा था, तो अजरबैजान ने कई देशों के मर्सनरी का प्रयोग किया आर्मीनिया के खिलाफ और इसी के वजह से अजरबैजान की जीत भी हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आर्मीनिया की तरफ से पाकिस्तान और तुर्की से भी जो है कि यह लड़ाके वहां पर गए थे, अर्थात दोनों देशों का जिनका मैंने नाम लिया, इसके अलावा अन्य देशों से भी क्या हुए थे, लड़ाके गए थे और उन्होंने क्या किया था, अजरबैजान की तरफ से लड़ा था। इनको क्या मिला होगा, इनको पैसा मिला होगा, इन्हें आर्मेनिया और अजरबैजान से कोई खास मतलब नहीं है। मर्सनरी के माध्यम से प्राप्त हुई अजरबैजान की जीत के बाद तुर्की इनके प्रयोग को लेकर जो है कि गंभीर है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तुर्की अब इन लड़ाकों को कश्मीर भेजेगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तुर्की अपने को मुस्लिम देशों का नेता बनाना चाहता है, इसलिए वह उन सभी स्थानों पर इनका प्रयोग कर सकता है जहां पर उसके हित छुपे हों। जैसे पाकिस्तान को फेवर करने के लिए वह जम्मू कश्मीर में इनका प्रयोग कर सकता है, ठीक ऐसे ही अन्य देशों में इनका प्रयोग कर सकता है और मुस्लिम देशों में भी इनका प्रयोग वह क्या कर सकता है, कोई सत्ता है, कोई सरकार है जो कि इसको नेता नहीं मान रही तुर्की को, तो उसको गिराने के लिए, उसके खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए इनका प्रयोग कर सकती। खबरों के मुताबिक तुर्की ने सीरियाई नेशनल आर्मी के खूंखार आतंकवादियों को इकट्ठा किया है और उन्हें इलाके में एकत्रित कर प्रशिक्षण दे रहा है। यह पहले जिहादी लड़ाके थे जो अब पैसे के लिए तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय किराए के क्या हो गए हैं, ये लड़ाके बन गए हैं। वो उसको इनको सिपाही कहता है, लेकिन हैं क्या, एक प्रकार के लड़ाके हैं जो कि पैसा लेकर अब जो है कि इसके तरफ से लड़ने को तैयार। तुर्की इनका प्रयोग लीबिया में, अजरबैजान में, जो है कि आर्मेनिया में, और देखिए यहाँ पर अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों है। दरअसल है क्या कि अजरबैजान की तरफ से और आर्मेनिया में आंतरिक जो है कि उथल पुथल पैदा करवाने की इनका प्रयोग कर चुका है, यमन में इनका प्रयोग कर चुका है। कुर्दिश मीडिया के मुताबिक यह लड़ाके अब तुर्की द्वारा कश्मीर भेजे जा सकते हैं ताकि भारतीय सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ सकें और पाकिस्तान का समर्थन कर सकें। तो आप कहेंगे कि हमें चिंतित होने की ज़रूरत है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तुर्की क्या, तुर्की जैसे 4 देश भी अपनी पूरी सेना को भेज देंगे तो भी भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप समझिए कि भारत का जो कद है, मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत की जो सेना है वो दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में मानी जाती है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट कम है, लेकिन जितने हैं वह 4-5 तुर्की भी उसका जो है कि मिलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये अभी केवल यह जो है कि किराए के लड़ाके भेज रहे हैं, ये अपनी सेना भी भेज देंगे तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए स्टंट क्लियर रहना है हम लोगों का, और वह है कि इससे चिंता नहीं, बस हमें ये समझना है कि तुर्की चाहता क्यों है, पाकिस्तान के हित क्या है, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे टॉपिक को आप समझिए। तो कुर्दिश मीडिया के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ऐसा करके इस्लामिक शासन का खलीफा बनना चाहते हैं। आपको पता है कि जो खलीफा का शासन था उसका केंद्र रहा है जो है कि तुर्की। तो अब जो रेचप तैयब एर्दोगन हैं यह चाहते हैं कि फिर से वही परंपरा लौटे और सभी जो मुस्लिम देश हैं वह कहें कि तुर्की हमारा क्या है, जो है कि अग्रणी राष्ट्र। और आपको एक चीज और पता है, इस समय सऊदी अरबिया क्या करता है, नेतृत्व करता है। तो सऊदी अरबिया और तुर्की की बनती नहीं है। अब तुर्की को लगा कि पाकिस्तान को अपने फेवर में किया जा सकता है, पाकिस्तान को फेवर करके अन्य राष्ट्रों को भी दिखाया जा सकता है कि देखो हमने भारत के खिलाफ एक कदम उठाया है जिसके खिलाफ तुम कदम नहीं उठाते थे। तो उस तरह से इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, अपने कद को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं।
एक जो है कि न्यूज़ चैनल है ANF, इसके न्यूज़ के मुताबिक, ये यहाँ का नहीं है, बाहर का न्यूज़ चैनल है, इसके मुताबिक सीरियाई नेशनल आर्मी के सुलेमान शाह ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अबू अमसा ने 5 दिन पहले सीरिया में ऐलान किया था कि तुर्की चाहता है कि मिलिशिया का मतलब होता है जो, जैसे मैंने कहा कि ये क्या स्वैच्छिक लड़ाके, अब ये स्वैच्छिक लड़ाके 50-60 के ग्रुप में हो जाएं, अर्थात बड़े बड़े जो संगठन बन जाते हैं जो मिलिट्री के तरह ही पूरा अपना संगठन खड़ा कर लेते हैं, इनको बोलते हैं मिलिशिया। और जो मिलिशिया नहीं बन पाते वो स्वैच्छिक क्या है, लड़ाके हैं। तो इन्होंने कहा कि जो है कि तुर्की चाहता है कि मिलिशिया को कश्मीर भेजा जाए, कश्मीर जाने वाले जो लड़ाके होंगे प्रारंभ में इनको $2000 दिया जाए। सोच लीजिए कितनी जो है कि जान सस्ती है। यह लड़ाके नागोर्नो काराबाख में लड़ चुके हैं। यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख के, उसका जो पूरा जो ज्योग्राफी है अर्थात उतार चढ़ाव है वह कुछ जम्मू कश्मीर जैसा है, पूरी उससे नहीं है लेकिन हाँ जम्मू कश्मीर। तो अब इनको क्या लगता है कि हम लोग गए नागोर्नो काराबाख वाले क्षेत्र में, वहाँ पर हमने पहाड़ों के पीछे छुपकर हमने जो आर्मेनिया की सेना थी उस पर हमला किया, हमने जीत भी हासिल की, हमें पैसे भी मिले और जीत कर हम आ भी गए। तो ऐसा ही ये सोचते हैं क्या कर लेंगे, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कर लेंगे, इसलिए कई लोगों का मन है कि हाँ वह जाएंगे। खैर आने दीजिए, उसको भी देखा जाएगा। कुल मिलाकर यह पूरा जो टॉपिक है इसमें एक ही चीज समझना है और वह यह है कि आखिर तुर्की कैसे एंटी इंडिया जो है कि एक कैंपेन चला रहा है, क्योंकि नागोर्नो काराबाख संघर्ष में पाकिस्तान और तुर्की दोनों ने अपने क्या किया था, लड़ाकों को भेजा था। इन्हें पे यहाँ पर क्या हुई, सफलता मिली। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि क्या आपके लड़ाके वहाँ गए थे तो इन्होंने इससे इनकार कर दिया, लेकिन फ्रांस ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान और तुर्की के लड़ाके जो है कि नागोर्नो काराबाख के संघर्ष में शामिल हुए थे। तो अब पाकिस्तान और तुर्की दोनों को ये लगा कि जब हमने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है तो क्यों ना सहयोग करके हम ऐसा करें। हालांकि तुर्की ने मना किया है कि उसकी कोई योजना ऐसी नहीं है, इस खबर को पूरा जो है कि भ्रामक बताया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में तुर्की ने अपने लड़ाकों को भेजा था तब भी इन्होंने कहा था कि नहीं, हमने नहीं भेजा। तुर्की ने मर्सनरी कश्मीर भेजने की खबर को झूठा और भ्रामक बताया। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि जब इन्होंने नागोर्नो काराबाख में भेजा तब भी इन्होंने मना किया था, और यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट ऑफिस ने कहा था कि यहाँ पे बड़ी संख्या में मर्सनरी अर्थात जो स्वैच्छिक लड़ाके हैं इनका प्रयोग हुआ है। संभावना यह जताई जा रही है कि तुर्की न सिर्फ इन लड़ाकों को भेजेगा बल्कि हथियार और ड्रोन की भी सप्लाई करेगा। कुल मिलाकर जो तुर्की की इच्छा है वो पाकिस्तान का पूरा समर्थन करने की है और साथ ही साथ पूरा जो है कि सैन्य मदद देने की भी है। यह पहला अवसर नहीं है जब तुर्की की तरफ से कश्मीर के संदर्भ में इस तरह की बातें की गई। तुर्की के राष्ट्रपति ने पिछले साल पाकिस्तान की संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर तुर्की के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा तुर्की ने अनुच्छेद 370 में जब हमने परिवर्तन किया, साथ ही साथ जब हम CEA लेके आए अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, तब इसका भी विरोध किया। कई बार जो है कि वो संयुक्त राष्ट्र में जो है कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है। हाल ही में तुर्की ने OIC के माध्यम से कश्मीर के मुद्दे को भी उठाया और आपको पता है कि नियामे प्रस्ताव सामने लाया गया। नियामे प्रस्ताव जो है कि अभी जो OIC की मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि भारत ने जो जम्मू कश्मीर में परिवर्तन किए हैं वो ठीक नहीं है, उनको हटाया जाना चाहिए, उनको चेंज किया जाना चाहिए। तो उसमें भी तुर्की की भूमिका है। तुर्की दरअसल जैसा कि हमने बताया मुस्लिम देशों का नेता माने जाने के लिए जो है कि वह एकदम लालायित है और चाहता है कि सऊदी अरब से वह ये दर्जा छीन ले। ये तभी संभव होगा जबकि वह यह दिखाए कि वह मुस्लिम हितों का क्या है, रखवाला है। तुर्की जो है कि पाकिस्तान को जो है कि आधुनिक हथियार और रडार और ड्रोन भी प्रदान कर रहा है और तुर्की को ये पता है कि अगर वह पाकिस्तान को अपने सपोर्ट में ले लेता है, उसकी थोड़ी थोड़ी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है, तो आने वाले समय में जो है कि पाकिस्तान क्या करेगा, तुर्की का एक हथियारों का बड़ा खरीदार उसको मिल जाएगा। तुर्की ये भी चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश उत्तरी साइप्रस
क्षेत्र पर जिस पर तुर्की ने कब्जा किया है उसको मान्यता प्रदान करें और कहें कि हाँ, ये जो उत्तरी साइप्रस जिस पर तुर्की का कब्जा है वह तुर्की का हिस्सा है। और वह कैसे कर सकता है, जबकि वो क्या करे, पाकिस्तान का चीज़ों का समर्थन करे, और उसी के तहत उसने ऐसा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की लंबे समय से भूमध्य सागर क्षेत्र में ग्रीस, साइप्रस और मिस्र के खिलाफ आक्रामक तैयारी में जुटा है, जिसमें पाकिस्तानी सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही के समय में शील्ड ऑफ मेडिटेरियन युद्धाभ्यास के दौरान पाकिस्तानी लड़ाकू विमान तुर्की भी पहुंचे थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान और तुर्की का एक गठजोड़ है। गठजोड़ ये है कि जो कश्मीर को क्या करना है, अशांत करना है, और इसी के तहत वह जो है कि जो स्वैच्छिक लड़ाके हैं, जो किराए के लड़ाके हैं, उनको भेजना चाहता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि भारत सरकार कैसे तुर्की पर लगाम लगाता है, क्योंकि तुर्की के द्वारा ये जो प्रयास किया गया पहला प्रयास नहीं। हालांकि तुर्की को काउंटर करने का जो सबसे अच्छा मंच है वह है नेटो, और नेटो में क्या है आपको पता है, भारत के जो समर्थक देश हैं, खासकर फ्रांस को ले लीजिए, इस समय जो है कि खासकर ब्रिटेन को ले लीजिए, उनकी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत है। डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए भी भारत जो को काफ़ी अच्छा वहाँ से समर्थन मिलते आया है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर जो भारत के समर्थक देश हैं वो तुर्की पर कैसे लगाम लगाते हैं, और भारत अपने कूटनीतिक प्रयासों में कितना सफल हो पाता है, और कैसे जो है कि तुर्की को काउंटर कर पाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।